उपमानं निरूप्यते तत्र सादृश्य प्रमाकरणम् उपमानम्। प्रत्यक्ष निरूपण हो गया, अनुमान निरूपण उसके आगे है, उसके बाद वो भी हो गया, उसके बाद अब उपमान प्रमाण का क्रम है। तो उपमान का निरूपण कर रहे हैं। ऐसा है उपमितिकरणम उपमानम, ये तो सर्वमान्य लक्षण है। उपमिति का जो करण है वह उपमान प्रमाण होता है, किंतु उपमिति क्या चीज है और उसका करण क्या होता है, इसमें मतभेद है। नैयायिकों की उपमिति अलग है और मीमांसकों की उपमिति अलग है। यहाँ वेदांत परिभाषाकार ने नैयायिकों की उपमिति को लिया नहीं, मीमांसकों ने जैसा उपमिति का निरूपण किया है उसी को लेकर के यहाँ रखा। नैयायिकों की उपमिति की प्रक्रिया क्या है? नैयायिकों के मत में उपमिति तो किसी शब्द का अर्थ के साथ शक्ति रूप संबंध को जानना, यह उपमिति है। जानना ही उपमिति है ऐसा नहीं, उपमिति शक्ति ग्रहात्मक होती है। उपमिति सर्वदा किसी शब्द का अर्थ को अर्थ के साथ जो संबंध है, शक्ति रूप संबंध, उस शक्ति का शक्ति ज्ञानात्मक होती है उपमिति। जैसे विरुद्ध ज्ञान भी तो होता है, जैसे अयम देवदत्तः दिवा न भूमते, अर्थात रात्रो भूमते, वह है अर्थात्मक। उपमिति तो शक्ति ग्रहण। जैसे देखिए गवय है, ये नागरिक पुरुष आरण्यक प्राणी गवय को कभी देखा नहीं है। गवय शब्द तो सुना है लेकिन उसका अर्थ क्या है ये पता नहीं है उसको। तब वह क्या करता है, किसी आरण्यक पुरुष के पास पूछता है गवय कैसा होता है। ये किससे पूछ रहा है? ये गवय शब्द के अर्थ को नहीं जानता, तो इसीलिए वह पूछता है गवय कैसा होता है। तो आरण्यक बताता है, कैसा बताया समझे, गो सदृशः गवयः, इतना कह दिया उसने। इतने से कुछ फायदा नहीं। अभी गो सदृशः गवयः क्या सादृश्य है, और बहुत से प्राणी सदृश हो सकते हैं, किंतु यह कालांतर में कभी वन अरण्य में जाता है तो अरण्य में गो से भिन्न उसके सदृश एक प्राणी को देखता है। जब देखता है तो उसको आरण्य के पुरुष का वाक्य स्मरण में आ जाता है, तब उसको क्या, उसके बाद ये देखिए सादृश्य दर्शन हुआ, ये प्राणी गो के समान है, तो उसके बाद आरण्य के पुरुष का वाक्य स्मरण में आ जाता है। इसके बाद उसको एक ज्ञान होता है, वो गवय यही है। गवय शब्द का अर्थ यही है, अभी पता चला, यही शक्ति ग्रहण। हाँ, यही शक्ति। अभी तक वह गवय शब्द का अर्थ नहीं जानता था। जब आरण्य के पुरुष गो सदृशो गवयः कहा तो भी नहीं जानता था, क्या पता नहीं। लेकिन अब जब साक्षात्कार हुआ तो उसको यह निश्चित हो जाता है, अयं गवयः गवयपरवाच्यः, गवय शब्द का अर्थ अभिमान। तो गवय शब्द का यथार्थ रूप से शक्ति ग्रह अभी हुआ ना, गवयः गवयपदवाच्यः इत्याकार का जो ज्ञान हुआ, यही ज्ञान उपमिति है नैयायिकों के लिए। ठीक है, तो उपमित्यात्मक ज्ञान शब्द और अर्थ का संबंध ग्रहणात्मक है नैयायिक मत। तो उसके लिए कारण क्या है, तो सादृश्य दर्शन इत्यादि। कहीं कहीं वैसादृश्य दर्शन भी हो सकता है। आरण्य का पुरुष यदि ऐसा कहता, वो अत्यंत विलक्षण रूप से रहता है, ऐसा कुछ कह दे, तो उस वाक्य को स्मरण करके भी वो बाद में अर्थ का पता लगा सकता है। तो वो अनेक प्रकार हैं। फिर यह है नैयायिकों की उपमिति, किंतु यहाँ
मीमांसा के अनुसार अथवा वेदांतियों के यहाँ यह उपमिति नहीं। तो वहाँ क्या उपमिति है यह कहेंगे। तत्र सादृश्य प्रमाकरणम उपमानम। यहाँ पर उपमिति भी सादृश्य ज्ञानात्मक है और उपमान भी सादृश्य ज्ञानात्मक है। ठीक है, सादृश्य उसके तरह यह है, वो सदृश है यह पिंड, यह प्राणी, इस प्राणी के सदृश है मेरा गौ। दोनों हो सकता है ना। वो सदृश अयम, एक सदृशी गौ। यहाँ एक सादृश्य, दोनों ही सादृश्य ज्ञान है किंतु भिन्न भिन्न सादृश्य ज्ञान है। इसमें प्रथम जो सादृश्य ज्ञान है वह उपमान है, दूसरा जो सादृश्य ज्ञान है वह उपमिति है। यहाँ उपमिति उपमान दोनों ही सादृश्य ज्ञानात्मक है। ठीक है, इसलिए सादृश्य प्रमाकरण उपमान। तो कैसे सादृश्य प्रमाकरण यह कहेंगे। तथा ही प्रांगणेषु दृष्ट गोपिंडस्य पुरुषस्य वनगतस्य गमयेन्द्रिय सन्निकर्षे सति भवति प्रतीतिः अयं पिंडो भूसदृशः। देखिए, इसने किसी आरण्य को पुरुष को देखा नहीं, उससे कुछ पूछा नहीं, फिर यह नगर में गो को देखा है, गो संज्ञक प्राणियों को बहुत देखा है। कभी वन में गया तो वन में उसके सामने गवय आ गया, तो गवय को वह जब देखता है तब उसको यह पता चलता है यह गवय तो गो के सदृश है, ऐसा ही ज्ञान होगा। इसके लिए किसी के कथन की अपेक्षा नहीं। जब उस प्राणी को सामने देखता है तो इसको, क्योंकि यह पहले से गो को जानता है, इसलिए नया प्राणी जो सामने आया उसको देख करके यह प्राणी गो के सदृश है, इतना प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है। प्रत्यक्ष, ठीक है। प्रांगणेषु दृष्ट गोपिंडस्य, घर में उस समय प्रांगण में सभी के यहाँ गौशाला रहती थी, तो इसलिए गो को देखा है पुरुष। और वनगतस्य, अरण्य में गया, गवय के साथ इंद्रिय सन्निकर्ष हुआ, तो ऐसी प्रतीति होती है अयम पिंडः गो सदृशः। यह प्रत्यक्ष प्रतीति है, ये उपमिति नहीं। यह तो उपमान प्रमाण है, इसके बाद जो होता है वह उपमिति है। तदनन्तरं च भवति निश्चयः अनेन सदृशी मदीया गौः इति। पहले क्या हुआ, यह जो सामने वाला प्राणी यह गौ के समान है, फिर उसके बाद तो इसके समान है मेरा गौ, मेरी गौ गाय है ना, इसके समान मेरी गाय है। यह जो ज्ञान हुआ वह ज्ञान उपमित्यात्मक है, वो भी सादृश्य ज्ञान ही है, दोनों सादृश्य ज्ञान है। फिर दूसरा जो सादृश्य ज्ञान है वह प्रत्यक्ष नहीं। जब सामने रहेगा तब उसका सादृश्य प्रत्यक्ष हो सकता है। अभी सामने गवय है, इसलिए गवयनिष्ठ गो सादृश्य जो है वह प्रत्यक्ष है, लेकिन इसका गाय गौ तो अभी सामने नहीं है, तो इसके समान मेरी गाय है ऐसा जो ज्ञान हुआ यह प्रत्यक्ष नहीं हुआ, क्योंकि वह गाय अभी सामने नहीं है। तो इसलिए क्या कहना पड़ेगा, प्रत्यक्ष प्रमाण से यह ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, इसके लिए दूसरा प्रमाण कहना चाहिए। अब अनुमान प्रमाण से होगा क्या, नहीं होगा, ऐसा निरूपण करेंगे आगे। तो इसलिए इसके लिए तीसरा प्रमाण मानना पड़ेगा, नहीं तो यह ज्ञान तो होता है इसके समान मेरी गाय है, तो यह ज्ञान कैसे किस प्रमाण से उत्पन्न हुआ। तो इसको सिद्ध करने के लिए उपमान नामक एक तीसरा प्रमाण मान रहे हैं, और वह उपमान भी सादृश्य ज्ञानात्मक है, उसका कार्य भी सादृश्य ज्ञानात्मक है। परंतु कारण रूप जो उपमा सादृश्य ज्ञान है वह प्रत्यक्ष ज्ञान हो सकता है।
और कार्य रूप जो सादृश्य ज्ञान है वो अप्रत्यक्ष, वह प्रत्यक्ष नहीं, इसीलिए वह पृथक उपमिति, वह प्रत्यक्ष भी नहीं है, अनुमान भी नहीं, इसलिए वह तृतीय प्रकार की हो जाती है। ठीक है। तत्र अन्वय व्यतिरेकाभ्याम गवयनिष्ठ गोसादृश्य ज्ञानम करणम गोनिष्ठ गवय सादृश्य ज्ञान फलम। यहाँ पूर्व में हुआ जो सादृश्य ज्ञान है वह कारण है, और बाद में जो सादृश्य ज्ञान हुआ वह फल है। गवयनिष्ठ गो सादृश्य ज्ञान ये तो प्रत्यक्ष से हुआ था, क्योंकि सामने गवय है। गोनिष्ठ गवय सादृश्य ज्ञान ये तो उसका फल है। न चेदं प्रत्यक्षेण संभवति, क्यों? गोपिंडस्य तदा इंद्रिया सन्निकर्षा, इंद्रिय सन्निकृष्ट नहीं है गोपिंड, तो प्रत्यक्ष से उसमें सादृश्य ज्ञान कैसे हो सकता है? अतः यह प्रत्यक्ष प्रमाण से संभव नहीं। नापि अनुमानेन, अनुमान लगा लेंगे गाय के सदृश यह है, तो इसके सदृश मेरी गाय भी होगी, है ना? तो अवस्था हो जाता। तो कहते हैं गवयनिष्ठ सादृश्य से आतंक। देखिए धूम और बंधी दोनों का व्याप्ति ग्रह होता है। व्याप्ति का अर्थ दोनों का समानाधिकरण, तो दोनों का समानाधिकरण ज्ञान से जहाँ हम एक को देखते हैं, व्याप्य को देखते हैं, तो दूसरे की सत्ता का वहां निश्चय कर देते हैं। यही है अनुमति, क्योंकि दोनों का समानाधिकरण गृहीत है। किंतु ऐसा हो सकता है क्या? धूम को पर्वत में देखा और पर्वत में देख करके दूसरी जगह महानस में बंधी का अनुमान किया, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जहाँ वह लिंग हेतु को देखता है वहीं पर साध्य का वह अनुमान लगा सकता है, अन्यत्र नहीं। यहाँ पर गवय में वो का सादृश्य देखा, तो गवय में कुछ अनुमान लगाने के सामग्री है, किंतु वो में गवय का सादृश्य कैसे यह अनुमान से जान सकता है? क्योंकि वो में इसने कुछ नहीं देखा है, गवय में वो का सादृश्य अभी दिख रहा है। यदि हम इसको लिंग में हेतु मानते हैं, इस हेतु से गवय में ही कुछ अनुमान लगाया जा सकता है, किंतु भिन्न तदभिन्न गो में गवय सादृश्य का अनुमान कैसे होगा? क्योंकि सामानाधिकरण नहीं बनेगा। ठीक है। गवयनिष्ठ सादृश्य से अतल्लिंगत्वात्, यहाँ हम क्या ऐसा विकल्प करके ग्रंथ की योजना करेंगे। यदि अनुमान प्रमाण से यह ज्ञात हो रहा है कहते हो, तो वहां पर हेतु क्या बनेगा यह पूछे। गवय में जो गो का सादृश्य अभी ज्ञात हुआ, यह सादृश्य उसका हेतु है, ऐसा यदि कहते हो तो यह संभव है। गवय में जो वो सादृश्य को उसने अभी देखा प्रत्यक्ष से, वह तो गवय निष्ठ है। और इसको अनुमान में उसके बाद जो सादृश्य, जिस सादृश्य का वह अनुमान लगाने वाला है, वह तो गोनिष्ठ है। फिर गोनिष्ठ सादृश्य का गवयनिष्ठ सादृश्य से कैसे समानाधिकरण नहीं, कैसे अनुमान हो सकता है? इसलिए कहा गवयनिष्ठ सादृश्य से अतल्लिंगत्वात्। तब वह कहेगा नैयायिक, नहीं यह अनुमान से सिद्ध कर देंगे, थोड़ा सा हेतु का परिष्कार हो जाएगा तो संभव है। क्या करेंगे? देखिए गवय में जो सादृश्य देखा इसने, यद्यपि वह गवयनिष्ठ है, किंतु किसका सादृश्य है? गो का सादृश्य है। गो का सादृश्य, इसका अर्थ गो प्रतियोगी का सादृश्य, अर्थात इस सादृश्य का प्रतियोगी गो बनती है। तो इस सादृश्य की प्रतियोगिता गो में है। हम हेतु के रूप में गवयनिष्ठ सादृश्य प्रतियोगित्व को रखेंगे। अब देखिए गो में गवयनिष्ठ सादृश्य प्रतियोगिता है, और उसके आधार पर उसी गो में गवय प्रतियोगी का सादृश्य का अनुमान लगाएंगे। यहाँ अब हेतु और साध्य दोनों का गो के समानाधिकरण बन जा रहा है। आपके सामने यही समस्या थी
हाँ यह समानार्थी सादृश्य गवय में है, अनुमेय सादृश्य गो में है, दोनों का समानाधिकरण नहीं बन रहा है, तो हम कहेंगे सादृश्य से सादृश्य का अनुमान नहीं करते, किंतु गवय में जो सादृश्य है उसकी प्रतियोगिता गो में है, उस प्रतियोगिता से हम उसमें गो में गवय सादृश्य का अनुमान लगाते हैं। गो मेरी गाय, क्योंकि गवयनिष्ठ सादृश्य प्रतियोगी है, इसीलिए गवय सदृश भी है, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। गवयनिष्ठ सादृश्य का प्रतियोगी है गो, इसीलिए गवय का सदृश भी है, ऐसा अनुमान हो सकता है। नापि मदीया गौः एतद् गवय सदृशी एतन्निष्ठ सादृश्य प्रतियोगित्वात्। अब व्याप्ति उदाहरण कैसे कहेंगे, यह यद्गत सादृश्य प्रतियोगी सः तत्सदृशः यथा मैत्रनिष्ठ सादृश्य प्रतियोगी चैत्रः मैत्रसदृशः इत्यनुमानात् तत्संभवः इति वाच्यम्। मैत्र और चैत्र ये दोनों समान आकृति वाले हैं, सोचिए। तो हम यहाँ मैत्र के सदृश है चैत्र ऐसा भी कह सकते हैं, चैत्र के सदृश मैत्र है ऐसा भी। चैत्र के सदृश मैत्र ऐसा जब कहेंगे तो चैत्र प्रतियोगी के सादृश्य मैत्र में और मैत्र के सदृश चैत्र कहने पर मैत्र प्रतियोगी के सादृश्य चैत्र, दोनों भी परस्पर सादृश्य हैं। तो इसीलिए एक सादृश्य से दूसरे सादृश्य का ज्ञान हो सकता है, किंतु हेतु बनाना पड़ेगा सादृश्य प्रतियोगित्व। यहाँ यद्गत सादृश्य प्रतियोगी सः तत्सदृशः, मैत्रगत सादृश्य प्रतियोगी भवति चैत्रः मैत्र सदृशः। अब चैत्र को लेंगे तो चैत्रगत सादृश्य प्रतियोगी मैत्रः सः चैत्र सदृशः भवति, दोनों को ले सकते हैं। तो इसी तरह गवयनिष्ठ सादृश्य प्रतियोगी गौः, अतः गवय सदृशः, गवय समान है, तो ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। तो इसके उनका उत्तर देते हैं, जितना सब परिश्रम करके आप व्याप्ति को सुधार करके तब जाकर के अनुमान करते हैं, लेकिन वहां पर जब वह सादृश्य को देखता है दूसरे ही क्षण में एतत् सदृशी मदीया गौः हो जाता है। जब गवय को वह सामने देखा, गवय को गो के सदृश के रूप में जब देखा, तो उसके दूसरे ही क्षण में गो भी एतत् सदृश है यह ज्ञान हो जाता है। उसको इस तरह की व्याप्ति ज्ञान इत्यादि का अनुसंधान करना ही नहीं पड़ता है। जब व्याप्ति ज्ञान का अनुसंधान होने के बाद कोई ज्ञान उत्पन्न होता है तभी वह अनुमित्यात्मक है, क्योंकि व्याप्ति ज्ञान जन्य ज्ञान अनुमिति ही। अब व्याप्ति ज्ञान का यहाँ कोई प्रसंग ही नहीं, उसके पूर्व में ही ज्ञान हो जाता है, तो इसको हम अनुमित्यात्मक कैसे कर सकते हैं। यह ऐसे व्याप्ति का अनुसंधान न हो करके भी अपनी इस उपमिति को, इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है पुरुष। इसलिए इस ज्ञान को अनुमिति में अंतर्भाव नहीं कर सकते, इसको अलग प्रमा मानना। अनुमिति के लिए तो व्याप्ति ज्ञान से जन्य होना आवश्यक है। पुरुष को व्याप्ति का कोई स्मरण ही नहीं, ऐसी दशा में भी प्रत्यक्ष देखने के बाद यह उपमिति हो जाती है, इसलिए उस ज्ञान को अनुमिति में अंतर्भाव नहीं कर सकते। गो सदृश गवय, गवय सदृश गोत्र, यहाँ कुछ विजातीयत्व हो सकता है। जैसा मैत्र है वैसा ही चैत्र है, जाओ मिल लो। तो हम यदि चैत्र के पास जा करके कहेंगे वो ऐसा ही मैत्र है, तो क्यों नहीं हो सकता है। इसके बाद हम कहते हैं थोड़ा सा भेद क्या विवक्षित है। एवं विध अनुमान अनवतारे भी, एवं विध अनुमान अनवतार, अनुमान का अवतार माने इस व्याप्ति ज्ञान का अनुसंधान, उसका अवतार न होने पर भी, अनुसंधान न होने पर भी अनेन सदृशी मदीया गौः इति प्रतीतेः अनुभव सिद्धत्वात्, यह अनुभव सिद्ध है। किंच दूसरा एक प्रमाण दे रहे हैं, उपमिनोमि इत्यनुव्यवसायाच्च, यहाँ पर ज्ञान होने के बाद उसका अनुव्यवसाय कैसे होता है यह देखना।
सामने घट है, यह घट के अयं घट है, यह ज्ञान, ऐसा ज्ञान होता है तो हम अहम घटम पश्यामि ऐसा कहते हैं। इसलिए वह चाक्षुष है। इस अनुभव क्या अहम घटम पश्यामि कह रहा है, तो इसीलिए वह दर्शनात्मक ज्ञान है जो पूर्व उत्पन्न हुआ है। पर्वते वन्यम अनुभवि ऐसा कहता है, तो इसलिए उसको पूर्व उत्पन्न ज्ञान अनित्यात्मक है। तो उसी तरह यहाँ विलक्षण अनुव्यवसाय है, गवयेन गाम उपमिनोमि, इसलिए उपमिति भी अलग है, अनुव्यवसाय अलग होने से। यहाँ अनुमिनोमि नहीं करता है, उपमिनोमि करता है, देखता है नहीं करता। तस्मात् उपमानम इसलिए यस्मात् यह उपमिति आत्मक ज्ञान न प्रत्यक्ष ज्ञान है न अनुमिति ज्ञान है, तीसरे प्रकार का है, इसलिए इसका कर्ण जो है उसको भी तृतीय प्रकार का मानना पड़ेगा। इसलिए प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, इस प्रकार तीन प्रमाण बने। अच्छा, हम यहाँ इस बीच में ये निरूपण करेंगे। उपमान में उसके सदृश यह है, इसके सदृश यह है, दोनों में थोड़ा सा भेद। ऐसा कभी नहीं होता जब उसके सदृश यह है कहते हैं तो किसी एक अंश को लेकर के ही उसका सादृश्य यहाँ होता है ना। अब वो है, वो और गवय के बीच में ऐसा कौन सा सादृश्य होगा? वो भी पूर्व दृष्टि जो अंश है, चार पैर है इत्यादि इत्यादि, तो वो उस प्रकार के कुछ अंशों को लेकर के, हाँ इसी तरह इसका भी है। हम इसको छोड़ दीजिए, दूसरा उदाहरण देते हैं। उदाहरण के लिए जो आपने को परिचित है, क्योंकि गवय को तो हमने देखा है नहीं है इसलिए वो के समान है ऐसा नहीं कह सकते हैं। दूसरा उदाहरण, दूसरे किसी ज्ञात प्राणी का उदाहरण देखिए। अश्व को ले लेते हैं। हमने, आप ऐसा समझिए, अश्व को अभी तक बालक ने नहीं देखा, अथवा हमने नहीं देखा है। शेर और बाघ में लगभग समान है। शेर और बाघ ले लीजिए। आप ऐसा समझिए, आप शेर को देखे हैं लेकिन बाघ को नहीं देखे हैं। ऐसी स्थिति में आप एक प्राणी को देखते हैं, सामने बाघ को देखते हैं, तो उसके पैर इत्यादि बहुत समान दिखते हैं। तब आपको यह होता है, अरे ये तो शेर के समान है ये सामने वाला प्राणी। किंतु समानता किस अंश में है? एक अंश, उसका पैर है, उसका नाखून इत्यादि, ये सब देख करके आता है शेर के समान है। आप अभी इसके पैर के समान मेरा शेर का पैर है ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि शेर के पैर किस आकृति के होते हैं यह आपके मन में पहले से बैठा है, और उसी आकृति के पैर यहाँ आप देख रहे हैं, तो इसके आधार पर आप इस नूतन प्राणी को शेर के सदृश, इस अंश में शेर के सदृश ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन अभी इसके पैर के समान शेर का पैर है ऐसा नहीं कह सकते, ये क्योंकि यह नया पूर्व ज्ञात नहीं। जो पूर्व ज्ञात होता है वही उसी का उपमान किया जाता है, यह होता है। ठीक है, अब देखिए कोई ऐसा अंश यहाँ आप पहले देख रहे हैं, यहाँ इस सामने वाले क्या बाघ में आपने पूंछ का कोई कलर वगैरह देखा, कुछ देखा, उसके बाद आपको लगता है हाँ इसी तरह हमारे अपने पूर्व में देखा था एक शेर, उसका भी पूंछ था, सबका है ऐसा हम नहीं कहते। आप देखिए सभी शेरों का है ऐसा हम नहीं कहते, किसी एक शेर में दुष्ट एक शेर है ना, इसकी पूंछ के समान ऐसा ही थोड़ा लंबा था, ऐसा कुछ मालूम पड़ रहा है। तो अब देखिए इस बाघ के समान हो गया शेर, किसी एक शेर, सभी शेरों को हम नहीं कहते। देखिए वो सदृश हो गवय, ऐसा जब आप गवय को आप कहते हैं तो किसी एक गाय के समान ऐसा नहीं। गवय वो सामान्य को लेकर के जो अंश
यहाँ गो के समान है ऐसा दिख रहा है, वो किसी एक गो व्यक्ति विशेष को लेकर के नहीं। यदि गवय गो के समान है, अथवा यदि बाघ के पैर शेर के समान है, तो किसी एक शेर व्यक्ति को लेकर के उसके समान है, यह बात नहीं। वहां पर सामान्यतः ऐसा ही होता है। शेर जाति में जो प्राणी हैं उनके पैर ऐसे होते हैं, तो इसके भी ऐसे ही पैर हैं। इसके आधार पर आप सिंह सदृश व्याघ्र ऐसा देख रहे हैं। लेकिन इसके बाद वहां पर दूसरे उसमें जो जिस अंश को आप देख रहे हैं वह सामान्य के लिए नहीं, किसी एक के लिए, वो भी सादृश्य भिन्न है। किसी दूसरे अंश को लेकर के इसके इसी के समान मेरे घर में है, उसके घर में नहीं, दूसरे के घर में नहीं। मेरे घर में गाय इसी के समान है, ऐसा कहेंगे, है ना। सींग तो सबके लिए बराबर तो होता नहीं, लेकिन इसकी गाय की सींग अभी जो सामने खड़ा है उसके जैसा है। तो ये तो सदृशी मदिया को ऐसा जो ज्ञान हुआ, तो एक अंश हो, इसके लिए कोई व्याप्ति नहीं, न व्याप्ति है न प्रत्यक्ष है, तो इसके लिए उपमान प्रमाण अलग मानना है। तो इसका एकांशवाची, एकांश पहले सादृश्य के रूप में जिस अंश को देखा था उसके भिन्न किसी एक अंश को लेकर के यह उपमान उपमिति होती है, इसीलिए यह उपमिति अज्ञात अर्थ है। अन्यथा वही पैर इसके समान है, इसके तो उसमें कोई भी अज्ञात विशेष कुछ भी नहीं है, तो सादृश्यम इत्युक्ते सभी अंशों में नहीं। पूर्व में विवक्षित अंश अलग है, माने कारणभूत जो सादृश्य ज्ञान है प्रत्यक्षात्मक, उसमें आपका देखा हुआ समानता, समान अंश अलग है। बाद में उसके बाद इसके समान मेरी गाय है ऐसा जो दूसरा ज्ञान होता है, तो उसमें जिस अंश को आप सादृश्य के रूप में देखते हैं वह अलग हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह उपमान प्रमाण और उसका फल उपमिति दोनों अलग हो जाते हैं दूसरे प्रमाण पर।